भारतीय स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ के इस अमृत महोत्सव की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूं। आज का जो दिन हम लोगों को देखने को मिला है, इस दिन को देखने के लिए हमारे पूर्वज न जाने कितने जवानियां कुर्बान हो गई। जिस झंडे को फहराने के लिए आज बहुत से लोग तरसते रहते हैं कि हमें काश उस स्थान पर भारतीय ध्वज को फहराने का मौका मिल जाए, लेकिन खुशकिस्मत वो लोग होते हैं कि जिनको इस राष्ट्रीय ध्वज की डोर खींचने को मिलती है। ये वही राष्ट्रीय ध्वज है कि जिसको बचाने के लिए, जिसको आसमान की बुलंदियां देने के लिए हमारे पूर्वज न जाने कितने पूर्वजों ने खून से होलियां खेली हैं, न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रिय बच्चों, भाइयों बहनों से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी मैं कुछ समय पहले यहाँ बैठ के देख रहा था कि आपकी ही कक्षा वर्ग की कोई छात्रा यहाँ स्पीच दे रही थी और उसी दौरान कुछ बच्चे उठ करके पानी पीने चले गए, कोई कहीं इधर टहलने चला गया। देखिए, सबसे पहले आप लोग अनुशासन में रहना सीख लीजिएगा। महोदय अक्सर बताते रहते हैं अनुशासन अनुशासन, और आप लोग, चूंकि मैं एक फौजी की तौहीन के रूप में नहीं, लेकिन एक उनकी प्रशंसा के रूप में एक बात कहना चाहता हूं कि अनुशासन क्या है। एक हमारे भारतीय सेना का जवान फौज से रिटायरमेंट होकर के अपने घर आता है, तो जब रिटायर होकर के घर आ जाते हैं तो घर आने के बाद उनको कुछ तो करना ही पड़ेगा। हालांकि सरकार पेंशन देती है, लेकिन घर पे फ्री रहना नहीं चाहते। देश के लिए कुछ न कुछ करने का जज्बा जो फौजियों में होता है वो किसी और ताकत में नहीं हो सकता है। तो ये कहा कि जो बच्चे सड़कों पर घूमते हैं, इन बच्चों के लिए मैं एक भैंस पालूंगा जो दूध देगी, वो दूध हम इन बच्चों को पिलाया करेंगे। तो उस फौजी ने, सेवानिवृत्त जो सैनिक था, उन्होंने एक भैंस पाल ली। अनुशासन की बात सुनिएगा। प्रतिदिन दूध निकाला करते थे और बच्चों में वितरण कर दिया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मोहल्ले के 2-3 लोग निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि फौजी साहब दोनों हाथों से लाठी लेकर उसी भैंस को मार रहे हैं जिस भैंस का प्रतिदिन दूध निकाला करते थे। और कारण क्या था लाठियां मारने का? फौजी साहब दूध निकाल रहे थे, उसी समय वो भैंस अपनी पूंछ चला रही थी। तो फौजी साहब कह रहे थे, सावधान, सीधी खड़ी हो जाओ। अब वो तो जानवर है, पशु है। तो जब उन 2-3 लोगों ने कहा कि फौजी साहब इसको लाठियों से मत मारो, ये आपको दूध देती है, इस बात पर तालियां या तो उठनी नहीं चाहिए, और उठे तो आसमान पर तालियां जानी चाहिए। फौजी साहब ने कहा अभी गलत जगह में तालियां बजा दी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। कहा कि फौजी साहब इसको लाठियों से मत मारो, ये आपको दूध देती है। तो फौजी साहब का जवाब था कि ये दूध दे या न दे, लेकिन अनुशासन में रहना चाहिए। ये है हमारे देश के सैनिक, ये है हमारे देश के सैनिक। और हमारे महोदय श्रीयुक्त अमित सर का आदेश और हमारे आले जनाब हयात सर का आदेश और मेरी यहाँ हाजिरी, मैं सबसे पहले ये वो मंदिर है कि जहाँ के जिस प्रांगण में बैठ करके मैंने कविता लिखना भी सीखा है, मैंने इसी प्रांगण में बैठ करके पढ़ना लिखना सीखा है, मैंने इसी प्रांगण में बैठ करके अनुशासन भी सीखा है। आज ये सौभाग्य मिला है कि उसी मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर के मुझे अपना काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये सौभाग्य मिला है कि उसी मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर के मुझे अपना काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। साथ में बैठे हुए भक्त कहिए या मैं अपना कहूँ तो भाई बहन कह लूँ, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ।
बहनों को प्रणाम करता हूँ, भाइयों को प्यार भेजता हूँ। इसी के साथ मैं 4 पंक्तियों से अपना परिचय देने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा परिचय अच्छा लग जाए तो महोदय आदरणीय मंच से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि यही है मेरा परिचय, सुन लो, सच्ची बात बताता हूँ। मेरा परिचय सुन लीजिएगा कि यही है मेरा परिचय, सुन लो, सच्ची बात बताता हूँ। यही है मेरा परिचय, सुन लो, सच्ची बात बताता हूँ। ना ही किसी के हुस्न पे डूबा, ना ही गजल सुनाता हूँ। यही है मेरा परिचय, सुन लो, सच्ची बात बताता हूँ। ना ही किसी के हुस्न पे डूबा, ना ही गजल सुनाता हूँ। और जिन माओं ने किए नौछावर बेटे देश की धरती पर, ऐसी हर माँ के चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। से झुकाता हूँ। मेरा मकसद काव्य पाठ करना नहीं है, मेरा मकसद है कि मैं अपनी कॉपी लेकर के आज उसी विद्यालय में, उसी मंदिर के प्रांगण में आया हूँ कि जहाँ पर आज से पहले मेरी कॉपी पर अगर हस्ताक्षर हो जाया करते थे तो वो कॉपी में पूरे दुनिया को दिखाने की क्षमता बढ़ जाती थी। आज भी मैं अपनी कॉपी लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि अगर मेरे अध्यापक गणों का, जो मेरे गुरुवर हैं, उनके अगर हस्ताक्षर मिल गए उस कॉपी पर तो कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जाकर के दूसरे देशों में भी अपने काव्य पाठ की इस कॉपी को दिखाने का कार्य करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां और अपने गुरुवर लोगों के चरणों में अर्पित करता हूं। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो दुआएं और आशीर्वाद देना सबक कि कविता नहीं लिखी है मैंने नेता और दलालों पर। कविता 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 नहीं लिखी है मैंने नेता और दलालों पर, न ही शब्द समझे मेरे चिकने गोरे गालों पर। कविता नहीं लिखी है मैंने नेता और दलालों पर, न ही शब्द समझे मेरे चिकने गोरे गालों पर। और जिन माओं की कोख हिंद की सीमा पर है डटी हुई, जिन माओं की कोख हिंद की सीमा पर है डटी हुई, अक्सर कविता लिखता हूं मैं ऐसी मां के लालों पर। अक्सर कविता लिखता हूं मैं, अक्सर कविता लिखता हूं मैं, अक्सर कविता लिखता हूं मैं ऐसी मां के लालों पर। और ये हिंदुस्तान आज न जाने कितने सियासी भेड़िए गुमान करते हैं। अगर किसी चौराहे पर जाकर के, किसी इमारत पर जाकर के हमारे देश के कुछ सियासी भेड़िए अगर ध्वज फहरा देते हैं तो उनको ये चिंता नहीं रहती कि शाम को सूर्यास्त के पहले उस झंडे को उतारना भी चाहिए। तब वो काम कौन करता है? हम लोग ही करते हैं। हम लोगों में देश का जज्बा होता है, देशभक्ति का जज्बा होता है। देखा कि कोई नेता, कोई सियासी भेड़िया आएगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके चला गया। मैं सम्मान नहीं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति के फहराने से, वो जो शाम को उसको उतारने की कोई ध्यान ही ना रहे कि उतारा जाना चाहिए ना उतारा जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि वो अपमान करके चले जाते हैं। तब हमारे देश के होनहार सैनिक, अब यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो परसों के दिन दौड़ प्रतियोगिता में मेडल लेकर के आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जवाब मौजूद है और बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं कि जो देश के सैनिक बनना चाहते हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं, वो भी देश के लिए समर्पित होना चाहते हैं। मैं बताता हूँ कि देश किससे बना है। सियासी भेड़िए सोचते हैं कि मेरी ताकत से बनता है, लेकिन नहीं साहब, मेरा मानना है कि ये देश किससे बनता है? नहीं किसी के हुस्न की अदाओं से बना है ये मुल्क के हिंदुस्तान, नहीं किसी के हुस्न की अदाओं से बना है, नहीं वक्त हाकिम की अताओं से बना है, नहीं किसी के हुस्न की अदाओं से बना है, नहीं वक्त के हाकिम की अताओं से बना है। और गुमान न करें सियासी भेड़िए इस पर, ये मुल्क शहीदों की चिताओं से बना है। ये मुल्क शहीदों की चिताओं से बना है, ये मुल्क शहीदों की चिताओं से बना है। और साहब, मैं एक भारतीय सैनिक जो शहीद हो चुका है उसका नाम लेने की कोशिश करता हूँ। हनुमंत थप्पा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। बर्फीली चोटियों में दबे रहने के बाद करीब 8-10 दिन दबे रहे बर्फीली चोटियों के नीचे, लगभग 8-10 फुट गहरे, लेकिन उनका दम नहीं होता, जिंदा ही निकाले गए। ये होते हमारे देश के सैनिक। लेकिन जब उनको निकाला गया, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट और उन्होंने आकर के 24 घंटे व्यतीत न कर पाए, मुल्क हिंदुस्तान की हवा भी न ले पाए। मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं इस बात को जानकर। मैं आप लोगों को भी बता देने की कोशिश करता हूँ कि वो हनुमंत थप्पा
जो 8-10 दिन बर्फीली चोटियों में दबे रहे, लेकिन जिसके बाद दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आकर के आते ही दम तोड़ दिया। न जाने कितने वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि आखिर जहां ऑक्सीजन की भी व्यवस्था नहीं थी, जहां ऑक्सीजन भी ना मिल पाई, वहां ये देश का सैनिक जिंदा बना रहा। लेकिन जहां सारी सुविधाएं हैं, विदेशों से डॉक्टर आ रहे हैं हमारे देश के जवान को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के इसने दम आकर क्यों तोड़ दिया? न जाने कितने वैज्ञानिक लगे रहे, उन्होंने रिसर्च नहीं कर पाया। साहब मैंने 4 पंक्तियों में रिसर्च किया है, मैंने 4 पंक्तियों में रिसर्च किया। अगर मेरा रिसर्च यही रिसर्च आप लोगों का भी होना चाहिए था, तो दुआएं और आशीर्वाद चाहता हूं। जिस समय पर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हनुमंत थप्पा जी एडमिट थे, उसी समय पर इस देश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको JNU के नाम से जाना जाता है, वहां पर नारेबाजी हो रही थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये कौन लोग थे? कहा जाता था कि हर घर से अफजल निकलेगा। मैंने भी कह दिया कि एक कम वक्तों, अगर तुम्हारे हर घर से अफजल निकलेगा तो मेरे हर घर से अब्दुल हमीद भी निकल जाएगा, मेरे हर घर से अब्दुल हमीद भी निकल जाएगा। मैंने रिसर्च किया 4 पंक्तियों में कि वो देश का सैनिक एम्स हॉस्पिटल में तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद दम क्यों तोड़ दिया। मैंने कहा कि आसमान से कोई तारा टूट करके खो गया होगा, आसमान से कोई तारा टूट कर खो गया होगा, ऐसा कोई दिल नहीं होगा जो उस दिन न रो गया होगा। आसमान से कोई तारा टूट करके खो गया होगा, ऐसा कोई दिल न होगा जो उस दिन न रो गया होगा। और वो जीना तो चाहता था और अभी देश की खातिर, लेकिन जब उन गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। जब उन गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। हालांकि वक्त की किल्लत है शायद, लेकिन अगर आदेश मिल जाए तो एक कविता, अभी तो सिर्फ 4-4 पंक्तियां थी, अगर एक कविता सुनाने का आदेश मिल जाए तो एक कविता और प्रस्तुत कर। मैंने अभी कुछ समय पहले, सब लोगों को पता है कि देश में एक घटना हुई पुलवामा को लेकर के। मैं उस समय, उसके कुछ ही समय पूर्व मैंने काव्य पाठ करना आरंभ किया था, पांडे और वीडियो बनाए। लेकिन जब मैं इस प्रांगण में दोबारा आना जाना शुरू कर दिया, आशीर्वाद लेता चला गया और मैंने काव्य पाठ करने की कोशिश की। मैंने उस समय पर यह कविता लिखी थी। मैं वो कविता पाकिस्तान के गालों पर तमाचा मारने की कोशिश करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए और तुम क्या हो मेरे लिए। इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। ऐ देश के वीर जवानों, अंधा हो जो शीशे में मुंह अपना देखेगा कैसे। अगर बात अच्छी कह दूं तो आप सबकी तालियां, प्यार और अपने गुरुवरों का मैं आशीर्वाद और दुआएं चाहता हूँ कि अंधा हो जो शीशे में मुंह अपना देखेगा कैसे, पहरा भी तो भजन के आगे ताली को ठोकेगा कैसे। अंधा हो जो शीशे में मुंह अपना देखेगा कैसे, पहरा भजन के आगे ताली को ठोकेगा कैसे। और जो खून को पीकर है पाकिस्तान, जो खून को पीकर जिंदा रहकर सांसें अपनी गिनता हो, उनको उनका ही खून पिलाओ, गंगा जल को झेले झेले से। उनको उनका ही खून पिलाओ, उनको उनका ही खून पिलाओ, उनको उनका ही खून पिलाओ। गंगा जल ऐसी वैसी शक्ति नहीं है कि चाहे जिसको भी पिला दो। गंगा जल बहुत पवित्र जल है, वो सबको नहीं पिलाया जा सकता है। जो खून को पीकर जिंदा रहकर सांसें अपनी गिनता हो, उनको उनका ही खून पिलाओ। गंगा जल को झेलेगा कैसे, गंगा जल को झेलेगा कैसे। और जिसको हमने जन्म दिया वो हमसे ही लड़ जाता था। पाकिस्तान को किसने जन्म दिया जानते हैं आप? पाकिस्तान हमारा ही बेटा, हमारा का मतलब हमारे ही मुल्क हिंदुस्तान का बेटा है। हमें ने अपनी जगह दी है भिखमंगों को ले जाओ, लेकिन जिसको हमने जन्म दिया वह हमसे ही लड़ जाता था। हम उनको सब्जी देते थे, वह श्वेत कबूतर खा जाता था। जिसको हमने जन्म दिया, जिसको हमने जन्म दिया वह हमसे ही लड़ जाता था।
हम उसको सब्जी देते थे, वह श्वेत कबूतर खा जाता था और हम बेटे को माफ किए। बेटा था, सोचा नादान है अभी, हम बेटे को माफ किए, अब तक चुप्पी कर बैठे थे और वह दिन दूना रात चौगुना छल पर छल कर जाता था। वह दिन दूना रात चौगुना छल पर छल कर जाता था। वह दिन दूना रात चौगुना छल पर छल कर जाता था। कितना माफ किया है हमने, कितना माफ किया है हमने अपने बेटों की लाशों पर। वह दगा मुझे दे जाता था हम गणेश के विश्वासों पर। वह दगा मुझे दे जाता था, वह दगा मुझे दे जाता था, वह दगा मुझे दे जाता था। हम डटे रहे विश्वासों पर। अब माओ के बेटों की लाशें हमसे ऐसे बोली, अब बेटों के माओ की लाशें, भारत माँ के वीर जवान जो सेना पर, जो हमारी सीमा पर शहीद हो जाते हैं, अब उन सेना के वीरों की लाशें हमसे कहने लगी। तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहते हैं कि अब माओ के बेटों की लाशें हमसे ऐसे बोली हैं कि हम वीरों ने खून से न जाने खेली कितनी होली है। बेटा न छोड़े नादानी तो उसको मत माफ करो, बेटा न छोड़े नादानी तो उसको मत माफ करो। तब बाप पिता भारत ने 12 विमानें खोली, पुलवामा के बाद 12 विमानें खोली थी। मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 12 मिराज विमानें छोड़ने के बाद हमारे जो लोग शहीद हुए थे उनका बदला लेना। तब मैंने बताया था कि हिंदुस्तान को अब तक माफ करना। जाओ, चले जाओ, चले जाओ। लेकिन अगर अपने पर आ जाएंगे तब पाक पिता भारत ने, यानी पाक पिता, पाक का पिता, तब पाक पिता भारत ने 12 विमानें खोली हैं। तब पाक पिता भारत ने 12 विमानें खोली हैं। अब तुम बेटा तो मेरे ही हो पर गीदड़ जैसे खेले हो। तुम बेटा तो मेरे ही हो, तुम बेटा तो मेरे ही हो पर गीदड़ खेले हो। तुम बेटा तो मेरे ही हो पर गीदड़ जैसे खेले हो। हम सिरों से टक्कर लेकर 12 विमानें झेले हो। हम सिरों से टक्कर लेकर, हम सिरों से टक्कर लेकर 12 विमानें झेले हो। हम सिरों से टक्कर लेकर, हम सिरों से टक्कर लेकर 12 विमानें झेले हो। तुम बेटा तो मेरे ही हो पर गीदड़ जैसे खेले हो। हम सिरों से टक्कर लेकर 12 विमानें झेले हो। और पूरी कविता लिखी अगर मैंने तो सिर्फ ये 2 पंक्तियां बोलने के लिए, सिर्फ 2 पंक्तियां बोलने के लिए पूरी कविता लिखी। अगर ये 2 पंक्तियां आप सबके हृदय में जगह बना लें तो आशीर्वाद और दुआएं चाहता कि तुम बेटा तो मेरे ही हो पर गीदड़ जैसे खेले हो। हम सिरों से टक्कर लेकर 12 विमानें झेले हो। और अब भी ना सुधरा बेटा, तैयार रहना कि अब भी ना सुधरा बेटा तो कसम मुझे मेरी मां की है। अब भी ना सुधरा बेटा तो कसम मुझे मेरी मां की है। यह तो छोटा ट्रेलर था, फिल्म तो पूरी बाकी है। यह तो छोटा ट्रेलर था, यह तो छोटा ट्रेलर था, फिल्म तो पूरी बाकी है। यह तो छोटा ट्रेलर था, फिल्म तो पूरी बाकी है। ऐ बात तू भाषा सुन ले मेरी, ऐ बात तू भाषा सुन ले मेरी। ये धरा नहीं डर सकती है, ये अमर शहीदों की बेटी है, कभी नहीं मर सकती। ये अमर शहीदों की बेटी है, ये अमर शहीदों की बेटी है, कभी नहीं मर सकती है। और तुम 48 में पैदा होकर सबसे पहले अकड़े थे। तुम 48 में पैदा होकर सबसे पहले अकड़े थे। तब बाप तुम्हारे भारत में पंजे तेरे जकड़े थे, बाप तुम्हारे भारत में पंजे तेरे जकड़े थे। और महोदय, मैंने आवेश में आकर के इस कविता में कुछ पंक्तियां जो लिखी, हो सकता है कुछ ऐसे शब्द हो कि इस विद्यालय के प्रांगण में नहीं कहना चाहिए, हालांकि अशोभनीय नहीं है, लेकिन वो शब्द मेरे शब्दों पे ना जाए, सिर्फ मेरे आवेश पे चले जाए कि मैंने किसी को करारा तमाचा दिया है, किसी को जवाब दिया कि तुम 48 में पैदा होकर सबसे पहले अकड़े थे। तुम 48 में पैदा होकर सबसे पहले अकड़े थे। तब बाप तुम्हारे भारत में पंजे तेरे जकड़े थे। तब बाप तुम्हारे भारत में पंजे तेरे जकड़े थे। क्या याद नहीं है 65 में तुम कैसा पंगा कर बैठे थे? क्या याद नहीं है, क्या याद नहीं है 65 में तुम कैसा पंगा कर बैठे थे? पापा बनकर लाल बहादुर तुमको नंगा कर बैठे थे। तब पापा बनकर लाल बहादुर तुमको नंगा कर बैठे थे। तब पापा बनकर लाल बहादुर। और 71 में ढाका पर तुम ना जाने क्यों बैठ गए थे। 71 पर ढाका पर तुम ना जाने क्यों बैठ गए थे। 90,000 के लश्कर वाले घुटनों के बल बैठ गए। 90,000 के लश्कर वाले
90,000 के लश्कर वाले घुटनों के बल बैठ गए थे और करगिल वाले हिमगिर को ना जाने कैसे भूले हो, करगिल वाले हिमगिर को ना जाने कैसे भूले हो। इस्लामाबादी गीदड़ों की ताकत पर शायद इस्लामाबादी गीदड़ों की ताकत पर शायद भूले हो। सारी दुर्दशा भूल गए, फिर से पंगा कर बैठे हो। सारी 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 दुर्दशा भूल गए, फिर से पंगा कर बैठे हो। फिर बतला दूं बेटा तेरे, सारी दुर्दशा भूल गए, सारी दुर्दशा भूल गए, फिर से पंगा कर बैठे हो। बाप तुम्हारा भारत है, तुम क्यों दंगा कर बैठे हो? बाप तुम्हारा भारत है, बाप तुम्हारा भारत है, तुम क्यों दंगा कर बैठे हो? बाप तुम्हारा भारत है, तुम क्यों दंगा कर बैठे हो? और एक दो और शब्द थोड़े माफ करना कि तुम पाकिस्तानी सेना में भाइयों मेरा इतनी तेज तालियां उठा देना कि पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंच जाए और उनके जो कायर सैनिक हैं उनके गालों पर तमाचा लग जाए जाके कि तुम पाकिस्तानी सेना में सारे के सारे छक्के हैं। और फिर बतला दूं बेटा, हम बाप तुम्हारे पक्के हैं। फिर बतला दूं बेटा, हम बाप तुम्हारे पक्के हैं। फिर बतला दूं बेटा, हम बाप तुम्हारे पक्के हैं। और तू पिटने पर सुधर न पाया, तू पिटने का आदी है। बस अंतिम दो चार पंक्तियां कि तू पिटने पर सुधर न पाया, तू पिटने का आदी है, तू पिटने पर सुधर न पाया, तू पिटने का आदी है। बेटा तेरी किस्मत में शायद अब केवल बर्बादी है। तू पिटने पर सुधर न पाया, तू पिटने का आदी है। बेटा तेरी किस्मत में शायद अब केवल बर्बादी है। तेरी बर्बादी कर देंगे, तुझको आबाद नहीं होने देंगे। तेरी बर्बादी कर देंगे, तुझको आबाद नहीं होने देंगे। तेरी छाती पर मातम होगा, तेरे दिल को शाद नहीं होने देंगे। तेरी छाती पर मातम होगा, तेरी छाती पर मातम होगा, तेरे दिल को शाद नहीं होने देंगे। अब मुझे उन हथियारों को उठाने की आवश्यकता है जो वीर एपीजे अब्दुल कलाम साहब देकर के गए थे। अब उन हथियारों को उठाने की आवश्यकता है। मैं दो चार पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां हैं कि तेरी छाती पर बम फोड़ेंगे, अब खुशी की शाम नहीं हो सकती है। तेरी छाती पर बम फोड़ेंगे, अब खुशी की शाम नहीं हो सकती है। भारत माँ के वीरों की इज्जत नीलाम नहीं हो सकती है। भारत माँ के वीरों की इज्जत, भारत माँ के वीरों की इज्जत नीलाम नहीं हो सकती है। और तेरे हथियार है बेटा, सुन ले, बचे नहीं अब काम के। मैं अपना हथियार बताने की कोशिश करता हूँ कि तेरे हथियार है, सुन ले बेटा, बचे नहीं अब काम के। हथियार मेरा बस इतना है कि बेटा है कलाम के। हथियार मेरा बस इतना है, हथियार मेरा बस इतना है कि बेटा है कलाम के। और अंतिम दो पंक्तियां मैं अपना स्थान लेता हूं कि तेरे हथियार है बेटा, सुन ले, बचे नहीं अब काम के। मेरा हथियार बस इतना है कि बेटा है कलाम के। और रिजवान तुझे बतलाए बेटा, तू गोली खूब चलाएगा। रिजवान तुझे बतलाए बेटा, तू गोली खूब चलाएगा। एक मिसाइल जो छोड़ी हमने पूरा पाक जल जाएगा। एक मिसाइल जो छोड़ी हमने पूरा पाक जल जाएगा। एक मिसाइल जो छोड़ी हमने पूरा पाक जल जाएगा। साहब पढ़ने को बहुत कुछ है, बेटी शक्ति पर पढ़ना था, माँ शक्ति पर पढ़ना था, लेकिन समय की किल्लत है। फिर कभी मिलेंगे तो पढ़ेंगे। यहीं पर मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम बोले हैं इसके, ये नारे नहीं जानते। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत।